सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पौधों में। अब हम जानते हैं पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम जानते हैं, इसे कि मैंने बताया था कि हर जीव में जनन अंग होता है, तो अगर जनन अंग की सहायता से अगर प्रजनन हो रहा है तो कहेंगे लैंगिक जनन, और बिना जनन अंग के जो प्रजनन होता है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि मैंने बताया कि जीव में दो प्रकार के अंग होते हैं, एक जनन अंग और दूसरा कायिक अंग। तो कायिक अंग से जो प्रजनन हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अब हम आते हैं कि जनन अंग द्वारा प्रजनन। ठीक है, तो जनन अंग में अगर देखा जाए तो पौधों का जो जनन अंग है, अभी बताया था हम लोग, पौधों का जनन अंग क्या है? पुष्प। पुष्प यानी पुष्पा, झुकेगा नहीं इसका। हाँ, पौधों का जनन अंग पुष्प कहलाता है। साइंस के भाषा में पुष्प बोलेंगे, हम लोग फूल नहीं कहेंगे, क्योंकि फूल बोलेंगे तो फूल माने मूर्ख होता है, नहीं होता है। FOOL फूल, फूल माने मूर्ख। तो हम लोग फूल नहीं कहेंगे कि तुम फूल जैसा हो, कहते ना तुम फूल जैसा हो यानी मूर्ख जैसा हो। हाँ, फूलों सा चेहरा तेरा यानी मूर्खों जैसा तेरा। तो हम लोग फूल पर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पुष्प कहेंगे। पौधों का जनन अंग जो होता है पुष्प होता है। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के अगर भाग देखा जाए तो 4 भाग होते हैं। पुष्प के भाग लिख दिए हम तो यार, भाग ना, अंग्रेजी में कहेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर, हाँ, पुष्प के भाग। ठीक है, तो सबसे पहले होता है बाह्य दल। बाह्य दल, दूसरा होता है दल, तीसरा होता है भाग, पुंकेसर और स्त्री केसर। स्त्री केसर, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, यही पौधे के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। हम तुमको एक पुष्प में दिखा रहे हैं। ये हमारे पास एक पुष्प है, ये फूल का भी देखोगे, फूल के पीछे एक हरा रंग का बेस इसका होता है, आधार होता है, इस पर फूल टिका होता है, पंखुड़ी नुमा होती है ना, ऐसे होती है। तुम लोग सारे फूलों में देखे होगे कि फूल के अगर देखा जाए ऐसे होता है ना पीछे, फूल के पीछे। हाँ, इसी के फूल पर टिका रहता है ना, होता है पीछे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को दल दल नहीं बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, उसी को बाह्य दल कहते हैं। तो ये पीछे वाला भाग देख रहे हो, ठीक है, बाह्य दल कहते हैं। और ये जो डंडा है जिस पर फूल टिका हुआ डंडा, इसको क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। तो ये फूल से भरे है ना, फूल के इसी पर फूल आता है। जैसे किसी पौधे से फूल जब निकलता है, जिस डंडे से, पतले से डंडा होता है जैसे यहाँ पर है ना, तो इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। इसी पर जो सबसे पहले जो आधार होता है, फूल टिका होता है, उसको हम बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल, उसके बाद ये जो रंगीन वाला भाग होता है जिसको हम भगवान को चढ़ाते हैं, वो दल होता है, जो रंगीन वाला भाग होता है। फूल का मेन पार्ट यही दल होता है, और मेन पार्ट होता है। इसके अंदर देखो कुछ धागे नुमा संरचना होती है, देखो यहाँ पर बना हुआ है, खींच अंदर से, हर फूल में होता है। ये पुंकेसर है, ये देखो, ये नहीं है। हर एक फूल में देखोगे तो फूल में जब फूल जैसे बन जाएगा, अगर कोई फूल है, ठीक है, तो फूल के अगर देखा जाए तो यहां से एक बहुत सारे ऐसे निकल जाते हैं धागा ना, यहाँ बीच में घुंडी रहता है, ऊपर रहता है, तो इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। और इसी के बीच में एक मोटा डंडा रहता है, बाकी सबसे अच्छा एक ही रहता है, ये सबसे अलग होगा, उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर जो होता है यह पुष्प का नर जनन अंग है, नर जनन अंग है।
नर जनन अंग होता है। पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है वह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। ठीक है, ये पुष्प का कहा था पूरे पौधे का, पूरे पौधे का पुष्प जो होता है सारे जनन अंग किसमें पाए जाते हैं? पुष्प में। और पुष्प में जो पुंकेसर वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं नर जनन अंग, और जो स्त्री केसर वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं मादा जनन अंग। नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग में अगर देखा जाए, ठीक है, नर जनन अंग में देखा जाए तो दो भाग होते हैं। अगर इसके मध्य कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जो धागा नुमा संरचना होती है, ऐसे देखो होगी, ढेर सारा संरचना निकल जाती है, ठीक है, और यहां पर घुंडी बनी रहेगी, ठीक है, एक घुंडी टाइप में बनी रहेगी फूलों में, ठीक है। अगर यह है नर जनन अंग यानी स्त्री केसर, पुंकेसर है, पुंकेसर। ये जो धागा नुमा संरचना होती है इसको हम बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। अंग्रेजी में कहेंगे फिलामेंट, हिंदी में कहेंगे तंतु। वो ऐसा वाला तंतु नहीं है, फाइबर वाला तंतु नहीं है, ठीक है, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, हाँ फिलामेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे तंतु कहते हैं। इसमें तो नहीं दिया किताब में तुम्हारे, तंतु बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में फिलामेंट बोलते हैं। और उसके ऊपर जो घुंडी नुमा संरचना होती है, तुम लोग कभी फूल उठाकर देखो उसमें रहता है, ऊपर घुंडी नुमा संरचना होगी, इसको हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश, हाँ, इसके अंदर परागकण होता है। परागकोश को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक, सैक मतलब बोरा, माने पराग का बोरा, पराग इसमें भरा रहता है, तो परागकण। तो इसको जो घुंडी में संरचना होती है इसको हम बोलते हैं परागकोश। इसी के अंदर परागकण होते हैं, और जो परागकण होता है इसका नर युग्मक होता है। नर युग्मक, पौधों में जो नर युग्मक होता है, परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकोश के अंदर परागकण होता है, और परागकण जो होता है वो पौधे का नर युग्मक होता है। नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट, मेल गैमीट, समझ गए? ये परागकण होता है। और स्त्री केसर में देखा जाए, स्त्री केसर जो होता है इसमें तीन भाग होते हैं। अगर इसका संरचना जो होती है इस तरह से होती है, यहां से उठा रहेगा, नीचे सह रहेगा, ये पुष्प के बीचों बीच होता है, क्योंकि पुष्प के डालियों को तोड़ोगे तो नीचे वहां देखोगे कि मोड़ के घुंडी नुमा होता है, यहाँ पर ये बीच में होता है, और इसके ऊपर ऐसी संरचना बनी होती है, और ये चिपचिपा होता है, ये वाला भाग, ये पूरा ये भाग होता है। इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, अंग्रेजी बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और हाँ, पहले तो बता दें पहले होता क्या है, पहले हम तो बता दें कि पुंकेसर में क्या होता है, स्त्री केसर में क्या होता है। हाँ, तो पहले बताएंगे तो आगे बताएंगे। स्त्री बहुत जल्दी है तुम्हारा कि तुम्हें पर पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। तो वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिकाग्र, ग्रह हाँ होता है, ठीक है। वर्तिकाग्र इसको हम बोलते हैं वर्तिका, हाँ, और इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। तो स्त्री केसर में तीन भाग हो गए, स्त्री केसर में तीन भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुंकेसर में दो भाग हो गए, तंतु और परागकोश, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया स्त्री केसर और हो गया पुंकेसर। जैसे कि नर जननांग और मादा जननांग में कौन कौन से अंग होते हैं, तो उसी तरह से पौधों में भी होता है। पुंकेसर में तंतु है, परागकोश है, स्त्री केसर में अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि परागकोश के अंदर क्या है, परागकण है, और बहुत सारे होते हैं परागकण, एक परागकोश में बहुत सारे परागकण होते हैं। तो परिपक्व होने के बाद परागकोश जो होता है फट जाता है, फटने के बाद उसमें क्या निकलता है, परागकण निकलता है। परागकण बहुत छोटा छोटा होता है, एकदम
धूल की तरह होता है, धूल की तरह, पाउडर की तरह होता है, बहुत छोटा ढेर सारा होता है, और निकलता है, और निकलता है जब गिरेगा इधर उधर उड़ेगा तो चूंकि ये जो वर्तिकाग्र है ये चिपचिपा होता है, वर्तिकाग्र है वो चिपचिपा होता है, एक जेली टाइप में पदार्थ लगा रहता है उसमें, तो उड़कर जाएगा, एक आंख पर बैठ ही जाएगा, इसी पे चिपक जाता है। तो जब परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण। कोई पूछे परागण क्या है तो हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ, तो परागकोश से, परागकोश इसमें है, परागकोश से क्या निकलेगा? परागकण, और निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परागण होते हैं। ठीक है, परागण होने के बाद, परागण होने के बाद, ठीक है, बाद में ये परागण यहीं पर जर्मिनेट करने लगता है, जमा लगत है। परागकण जो होता है ऐसे होता है, छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, हमने कहा पाउडर तरह होता है, लेकिन जब वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा ना तो छोटा नहीं रह जाएगा, वो थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका। ट्यूब लाइक मतलब जैसे ऐसे गोला था, अब ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर इसका, ऐसे नोक की तरह बनाएगा अंदर घुसने के लिए, थोड़ा वहीं से जामने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहीं पे उगने की प्रक्रिया, जर्मिनेट होने की प्रक्रिया। अब इसका नाम परागकण नहीं रह गया, कब क्या नाम होगा इसका? पराग नलिका हो गई इसका नाम, पराग नलिका। जब तक ये परागकोश में था तो परागकण था, जब परागकोश में था तो परागकण था, लेकिन परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर आया तो हो गया परागण। परागण के बाद कुछ दिन यहीं पर टिका रहेगा और जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर के ये परागकण बदल गया किसमें? पराग नलिका में। पराग नलिका से में हो है, इसलिए यह वर्तिकाग्र से, स्टाइल किसके बोलते हैं अंग्रेजी में? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इसी में जाएगा पराग नलिका, यहां जाएगा, और इसी अंडाशय में क्या होता है? अंडा होता है, अंडाणु या अंडा, एग, जिसे बीजांड बोलते हैं, क्योंकि बीज है बनता है, इसको बीजांड बोलते हैं, और अंग्रेजी में एग ही बोल दो, ओयूल बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ओयूल, ओयूल, अंग्रेजी में ओयूल बोलते हैं। अब जाकर के इसी से पराग नलिका क्या हो जाएगा? इसी में घुस जाएगा। जब घुस जाएगा तो क्या हो गया? जब अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन। उसी तरह से पराग नलिका जब अंडाणु से, अंडाणु कहेंगे ना, बीजांड जो भी होता है, अंडाणु से मिलता है पौधों में, तब क्या कहलाता है? ये भी निषेचन है। हाँ, जब, ठीक है, यानी ये है नर युग्मक, ये है नर युग्मक, अंडाणु है मादा युग्मक। तो नर युग्मक मादा युग्मक से जब मिलते हैं तो क्या कहलाता है? निषेचन। और क्या बनता है? युग्मनज बनता। क्या है? युग्मनज। ये भी यही प्रक्रिया है, यहां पर भी युग्मनज बनता है, यहां पर भी युग्मनज बनता है। लेकिन तुमको हम बता दें, पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब द्विनिषेचन होता है, द्विनिषेचन होता है। एक निषेचन से बीज बनता है, एक निषेचन से ओवरी पक करके फल बनता है। पौधे में फल बनता है, नहीं फल बनता है। ठीक है, अब सोचो जब निषेचन हो गया तो सोचो पौधे में दो काम होता है, पौधे में दो काम होता है, मतलब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलाने के लिए दो स्टेप है। डायरेक्ट बारात लगे घर पहुंच गया, वहां दुल्हन लिया चलाया ना, इतना ही नहीं होंगे। बीच में पड़ाव एक है। क्या पड़ाव है? सोचो, पराग कोष से परागकण निकलेगा, पहले वर्तिका को पहुंचेगा, तब हम कहेंगे परागण, और यहां से फिर जब अंडाशय में जाकर के अंडाणु से मिलेगा तब कहेंगे निषेचन। तब जाकर के निषेचन होता है। और जंतुओं में क्या होता है? डायरेक्ट निषेचन। जंतु में क्या होता है? डायरेक्ट निषेचन। परागण होता है जंतुओं में? जंतु में परागण सिस्टम है ही नहीं है। जानते क्यों? दिक्कत यह है जंतु पौधों में कि डायरेक्ट निषेचन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अचल होते हैं, चल नहीं सकते। जब चल नहीं सकते तो नर और मादा के पास जाएंगे कैसे? नहीं जाएंगे ना।
जब नर मादा के पास नहीं जाएंगे तो दूसरे भरोसे हैं। हमारे पास अपनी बाइक रहेगी तो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे घर, लेकिन दूसरे की बाइक से जाना है, बाइक नहीं लेकर आए हैं तो हम क्या करेंगे, लिफ्ट लेकर जाएंगे यहां से दानूपुर, दानूपुर से किसी और से पकड़ेंगे, तब ना जाकर पहुंचेंगे। वैसे यहां पर भी है, जब अपना चलने के लिए हाथ पैर नहीं है तो किसके भरोसे, दूसरे के भरोसे। तो दूसरे के भरोसे हैं तो पहले यहां से उछड़ के यहीं पहुंचे यहां पर, फिर यहां से यहीं, फिर यहां से ना दो जगह लिफ्ट लेके पहुंचे पड़े थे। क्यों? क्योंकि ये चल नहीं सकते। लेकिन जंतुओं में क्या है, जंतु चल लेते हैं, चल लेते हैं, हाँ जंतु चल लेते हैं। अब जंतु चल लेते हैं इसीलिए उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप नर मादा के पास चले जाएंगे और अपना शुक्राणु या अपना नर युग्मक मादा युग्मक में अपने आप मिला देते हैं। इसीलिए पौधों में दो प्रक्रिया होती है निषेचन करने के लिए, पहले परागण होगा फिर निषेचन होगा, पहले परागण होगा फिर निषेचन होगा। ठीक है, निषेचन होने के बाद जो युग्मनज बना वो बदल जाएगा किसमें, बीज में। युग्मनज बना किस में बदल जाएगा, बीज में। और जो इनका ओवरी था अंडाशय बदल जाएगा फल में। अंडाशय क्या बदल जाएगा, फल में। तो जो फल होता है, हम लोग फल खाते हैं ना, वो फल पौधे का अंडाशय होता है। फल जो होता है ये पौधे का अंडाशय होता है, उसके हम अंडाशय खाते हैं और बीज निकाल करके फेंक देते हैं बोआई के लिए, उसे नया पौधा बनता है ना। हाँ कैसे ना भूल होता है, बहुत बीज से ज्यादा होता फल, हाँ फल बीज से ज्यादा होता है। मनुष्य में या जंतुओं में तो एक ही अंडा बनता है, ज्यादातर मनुष्य में एक अंडा बनता है, लेकिन पौधों में बहुत सारे अंडे रहते हैं। इसे देखो, एक ही फली में कई बीज होते हैं, होते नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारा निषेचन हुआ उनका, क्योंकि बहुत सारे परागण निकलते हैं, परागकण बहुत सारे निकलते हैं। बात समझ में आई? तो पौधों में हमने कहा पुंकेसर नर जननांग है, स्त्री केसर मादा जननांग है। तो नर जननांग पुंकेसर जो होता है उसमें तंतु होता है, परागकोश होता है, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं जो कि नर युग्मक हैं। और स्त्री केसर में अंडाशय होता है नीचे बेस पर, और जो नली टाइप में संरचना होती है वर्तिका, और उसके ऊपर जो सबसे घुंडीनुमा संरचना होती है उसे कहते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। तो परागकोश जो पुंकेसर है, पुंकेसर के परागकोश से परागकण बनता है, परागकण इससे निकल करके वर्तिकाग्र पहुंचता है, इसे हम कहते हैं परागण कहते हैं। ये परागण की प्रक्रिया दो तरह की होती है, क्या होती है बताते हैं। तो परागण होता है, परागण होने के बाद यहां से जो परागकण होते हैं पराग नलिका बन जाता है, जर्मिनेट होने के बाद फिर जाता है अंडाशय में, अंडाणु से मिलता है ना, बीजांड से मिलता है, मिलकर के युग्मनज बनाता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ये तो जंतु में भी होता है। ठीक है, निषेचन के पश्चात जो युग्मनज होता है वो बीज में बदल जाता है, और इसकी जो अंडाशय है वो अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। भूला गया तुरंत भरी में, अंडाशय फल में बदल जाता है। अब हम बताने जा रहे हैं तुमको कि जो परागण होता है वो दो तरह का होता है। परागण दो तरह का इसलिए होता है क्योंकि देखो, हम इसके पर तुम्हें ये बता दें कि जो पौधे होते हैं, पुष्प जो होते हैं, जो पुष्प होते हैं वो भी एक लिंगी पुष्प और दो लिंगी पुष्प, दो प्रकार के होते हैं, समझे। पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पुष्प कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। इसी प्रकार से जंतु भी, एक लिंगी जंतु भी होते हैं, द्विलिंगी जंतु भी होते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प देखो, इसका मतलब ऐसा पुष्प जिसमें एक ही प्रकार के जननांग होते हैं, या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा। जब एक ही प्रकार के जननांग पाए जाएंगे जिस पुष्प में, उसे हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प, एक ही प्रकार के जनन अंग, उसे हम कहेंगे एक लिंगी पुष्प।
यानी या तो नर होगा या तो मादा होगा। ऐसे पुष्प में, पुष्प किसमें होता है पता है? पपीता, पपीता, खीरा ककड़ी जो होता है, कद्दू, कद्दू, कद्दू माने कोहड़ा, हाँ, इन सब में एक ही प्रकार के जननांग होते हैं। नर में नर, मादा में मादा, ठीक है। हाँ, इसलिए इनको कहते हैं हम लोग एक लिंगी पुष्प, ठीक है। पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा, ठीक है। मक्का, मक्का, ककड़ी, खीरा। ककड़ी जानते हो क्या होता है ककड़ी? हाँ, और मक्का जानते हो? मक्का, मक्का, लौकी, लौकी। तो पपीता, खीरा, ककड़ी, कद्दू, मक्का, लौकी, ये सब ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगी होते हैं, यानी नर अलग होता है और मादा अलग होता है। ऐसे पौधों में दिक्कत है, जो नर होगा वो फल नहीं देगा और जो मादा होगा वही फल देगा, तुम्हें बता दें। इसीलिए खीरा, सारे खीरा के पेड़ लगा तो कुछ होते हैं बस फुला के बतिया के खत्म हो जाते हैं। पपीता होता है, कुछ पपीता बड़ा हो जाए, फुलाए, लगे कि फरता है, झड़ गया। हाँ, वो कहते नरोवा, नरोवा कहते न, वो कहते नरोवा हो गया। नरोवा मतलब वो नर हो गया, यानी कि हम बोए थे नर, तो जब मादा बोओगे तब वो जाके फल मिलेगा। नर वाले में फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडाशय किसमें होता है? मादा में। और फल तो अंडाशय ही तो होता है, नर में अंडाशय होता नहीं है। जब अंडाशय में रहेगा फल कहां से बनेगा? इसीलिए इन सब पौधों जो हम लगाते हैं, अगर पेड़ बड़ा हो जाए, फुलाता हुआ, ठरत ना है, तो जान लगा हो नर है। और के बताए थे घर वाले के फुलाए फरे हो रहे न, गड़बड़ बोझ है। तो सारे पौधों में नहीं है, बस कुछ ही जातियां होती है, बताया मैंने। पपीता, खीरा, कद्दू, ककड़ी, लौकी, मक्का, ये सब ऐसे पौधे हैं कि जो नर अलग होता है और मादा अलग होता है। बाकी ज्यादातर पौधे जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। ज्यादातर पौधे क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। आम, नीम, महुआ, सरसों, जो भी बाकी दिख रहा है इसके अलावा, ये सब क्या होते हैं? द्विलिंगी, यानी नर और मादा, नर या नर और मादा। हाँ, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अगर पपीता में लोहा तो वो फरेगा, वो तो अलग बात है। जैसे कि मादा जरूरी थोड़ी है कि सारी औरतें बच्चा पैदा करें, बांझ भी तो होते हैं, सारे मादा भी तो, पौधे भी तो बांझ हो सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अमूमन ज्यादातर यही होता है कि जो नर होंगे वो फूलेगा लेकिन फल नहीं देगा, ठीक है। अगर मादा अगर है, अगर फूल रहा तो फल जरूर देगा, फूलने के बाद फल नहीं दे रहा है तो नर है वो, ठीक है। या तो मादा फूलेगा ही नहीं, फूलेगा फल देगा, ठीक है। तो जब एक ही द्विलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प होते हैं जो नर और मादा दोनों एक ही पौधे में होते हैं, जननांग। तुमने कहा ना कि ये हो गया नीचे वाला बाह्यदल, ये हो गया दल, इसके चारों तरफ घेराता जो धागानुमा संरचना होती है होता है पुंकेसर, और इसके अंदर स्त्री केसर। तो चारों भाग एक फूल में होते हैं। जिस पुष्प, तो इन जो पुष्प हैं इनके, इनमें बस तीन ही भाग होते हैं, या तो नर रहेगा या तो मादा रहेगा, यानी या तो स्त्री केसर रहेगा या तो पुंकेसर होगा, ठीक है। अब हम बता रहे तुम लोगों को परागण। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण और अगर परागण माने, परागण को अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनेशन, पोलिनेशन, पोलिनेशन। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण, परपरागण। अब इसका मतलब क्या समझा देते हैं तुमको, बड़ा आसान होगा। देखो, ये स्वपरागण परपरागण जो होता है वो किसमें होता है? द्विलिंगी पुष्प में। हाँ, क्या? नहीं, दोनों नहीं, ठीक है। अमूमन
द्विलिंगी में होता है, ज्यादा पर द्विलिंगी होते भी हैं। एक लिंगी वाला जब नर मादा, तो क्योंकि अलग अलग परागण जो पर परागण होता है, पर परागण ये तो एक लिंगी में हो सकता है, लेकिन स्वपरागण सिर्फ द्विलिंगी वाले में होगा। स्वपरागण जो होगा केवल द्विलिंगी पुष्प में होंगी, केवल द्विलिंगी पुष्प में होंगी। ठीक है, स्वपरागण केवल द्विलिंगी वाले में होगा, एक लिंगी वाले में नहीं होगा। क्योंकि एक लिंगी में काहे नहीं होगा? क्योंकि उसका नर अलग होता है, मादा अलग होता है, तो परागण करने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा ना। देखो, अगर किसी पौधे का एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जाए, परागण वही कराता है ना। अगर किसी पौधे के उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो स्वपरागण। या ये भी हो सकता है कि क्योंकि एक पौधे में कई पुष्प होते हैं, एक पौधे में कई पुष्प होते हैं, या तो अगर एक इसका परागण निकल करके इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर चला जाए तब भी स्वपरागण कहलाएगा। मैं समझे? देखो फिर समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक पौधा है, इसमें ढेर सारे पुष्प हैं, है कि नहीं है? ये पुष्प हो गए। ये दूसरा पौधा है, इसमें भी ढेर सारे पुष्प हो गए। ठीक, अगर देखो इस पुष्प का परागण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिका के पर चला जाए, या इस पुष्प का परागण इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर चला जाए, ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाएगी। स्वपरागण कहलाएगी। यानी चाहे सेम फूल हो, चाहे एक ही पौधे का अन्य फूल हो, पौधा सेम होना चाहिए, या चाहे सेम फूल पर हो, चाहे उसी पौधे के किसी अन्य फूल पर हो, ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण। लेकिन अगर इस पौधे के किसी पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका चला जाए तभी कहलाता है पर परागण। बात समझ में आई? पर परागण तो दूसरा पौधा चाहिए, और स्वपरागण एक ही पौधे में हो जाएगा, या अपने पर खुद करे या अपने पौधे के दूसरे पुष्प करे। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए, तो अब खाने का समय हो गया, लंच का। अब लंच करिए और बाकी बाद में पढ़ाएंगे।